नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर इन जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर स्वप्निल देशमुख। और अगर हम बात करें स्वप्निल जी की, तो ये इस समय यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी, किस तरह से इन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और उसको क्रैक किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्वप्निल जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Good afternoon, everyone. Myself, Swapnil Deshmukh, and currently I'm posted at Silchar, branch MSM DFO Silchar, as a assistant director. एक्चुअली उसके पहले 2 साल में ICMR में था एज अ टेक्निकल असिस्टेंट। तो उसी दौरान मुझे मतलब मेरे जो रूममेट थे, हम 3 रूममेट थे, तीनों अभी IDS ऑफिसर से, असिस्टेंट डायरेक्टर से। तो तीनों ने एक साथ प्रिपरेशन किया था, इसलिए सबका मतलब एक बोल सकते हैं कि कंबाइंड प्रिपरेशन, ये एफर्ट्स था, इसलिए सबका एक साथ सबका प्रिपरेशन हो गया और सबका भी सिलेक्शन भी हो गया। तो बुक्स वगैरह स्ट्रेटजी सब मिला के हमने बनाई थी, तो सबको एक साथ कंबाइन करके करने की वजह से वो प्रिपरेशन थोड़ा सा हमारा आसान हो गया। ओके, आपका स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा स्कूलिंग महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। सोलापुर में ही मेरा स्कूलिंग हो गया पूरा। उसके बाद मेरा महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी हुआ। उसके बाद आई कंप्लीटेड माय एमटेक इन फूड एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूआईसीटी जलगांव, दैट इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने फूड एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम है अपना, फूड एनालिस्ट वो क्लियर करके एज अ जूनियर एनालिस्ट आई जॉइन फेयर लैब्स इन गुड़गांव। उसी टाइम पे प्रिपरेशन करते करते वो प्रिपरेशन शुरू ही था, तो प्रिपरेशन करते करते मुझे इन 2021 आई गॉट पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट इन ICMR। उसके बाद इन 2 years आई जॉइन here as a assistant director in IDS, as a IDS officer, that is Indian Enterprise Development Services through UPSC. ओके, अब आप थोड़ा बताइए इस एग्ज़ाम के बारे में कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम होता है, किस तरह का, लगभग कितनी स्टेजेस उसमें होती हैं और क्या इसका जनरल सिलेबस रहता है। ये एक्चुअली एग्जाम इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनके थ्रू भी सिलेक्शन होता है आईडीएस ऑफिसर्स का, और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो नहीं है, फॉर एग्जांपल फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, ग्लास एंड सेरामिक्स हो गया, मेटलर्जी हो गया, जो सारे ट्रेड्स है इनका सिलेक्शन सेपरेट प्रोसेस से होता है। उसमें एक रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू, ये 2 स्टेजेस होते हैं हमारे लिए। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वो उनका प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू, 3 स्टेजेस होते हैं। तो जो हमारे लिए एक थोड़ा सा बेनिफिट है कि हमें मेंस का एग्जाम देना नहीं पड़ता है, हमें बस प्री और मतलब प्री का जो सिलेबस है एज इट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज का वही एग्जाम होता है, और इंटरव्यू, ये 2 स्टेज करके हमें यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। ओके, इंटरव्यू में किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली? आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड रहते हैं या फिर कुछ अलग पूछा जाता है? इंटरव्यू जनरली डिपेंड ऑन यू, मतलब अगर आप इंट्रोडक्शन में क्या बता रहे हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और फूड टेक रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, आई एम फ्रॉम सोलापुर, तो सोलापुर में जो प्रोमिनेंट क्रॉप्स कौन से है, और प्रोमिनेंट क्रॉप में मैंने पोमोग्रेनेट बताया था, तो पोमोग्रेनेट की प्रोसेसिंग क्या है, आपके यहाँ पे क्लस्टर्स कौन से हैं, फिर उस क्लस्टर के लिए अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप क्या हेल्प करोगे। Hypothetical questions are like that. Those questions are depend on your introduction only. So how you give your introduction, it's more important. So basically जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन ऐसे करो कि आपकी तरफ से इंटरव्यू पैनल को एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा जो आपको नहीं आता है वो न जाए, और प्रिपरेशन करते टाइम यही ध्यान रखना है कि जो आपको ज़्यादा आता है ट्राई करो कि वही इंटरव्यू पैनल के सामने आप रखो। So this is the strategy for my interview preparation. ओके, तो आप मतलब उतना ही बताइए जितना आप उसका आंसर दे सकते हैं। Yes.
यस, अगर कुछ नहीं आता है तो जनरल बोल दीजिए कि वो चीज़ आपको नहीं आती है। मतलब थोड़ा भी आता है तो उसमें ट्राई ना करिए कि उसमें घुसे और इंटरव्यूअर को एक ये दे मौका दे कि आपको वो क्वेश्चन आगे पूछे, तो बेटर है आप उस क्वेश्चन को बोले कि सर मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो इसके लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए आपने कौन से स्टैंडर्ड बुक्स या फिर किस तरह के रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज किए? जी, फॉर एक्चुअली जो प्री का मतलब जो रिटन एग्जाम है उसके लिए मैंने मेड इजी का जो पूरा सेट आता है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेड इजी की बहुत अच्छी बुक्स है, तो वही बुक्स मैंने रेफर की थी। मेड इजी की पब्लिकेशन के अमेजोन पे उपलब्ध है या फिर आप उनके वेबसाइट से ले सकते हैं। मेड इजी की बहुत अच्छी बुक्स है, आपको एज इट इज सिलेबस उनके बुक्स में आपको पूरा मिल जाएगा, वही हमने रेफर किया था। और फॉर करंट अफेयर्स विजन आईएएस हो गया या फिर जो भी मैगजीन मंथली मैगजीन है वो रेफर करने से अच्छा हो जाएगा। और फॉर एप्टीट्यूड और आर एस अग्रवाल और बाकी जो चीज़ एप्टीट्यूड की चीज़ें है वही आप नॉर्मली रेफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बेस्ट होता है कि आपको जितना बेस्ट आता है, मतलब फॉर एग्जांपल इस सिलेबस में सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको सिलेबस एग्जाम के 2 महीने बाद ही आपको एग्जाम देना पड़ता है। जैसे फॉर्म भरते हो 2 या 3 महीने का टाइम आपको मिल जाता है, उस टाइम में आपको पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है ज़्यादातर, अभी आने लगी है लेकिन 1 या 2 आ जाती है, लेकिन जो बंच होता है वो 2-3 साल में बाद में आ जाती है। अब सबको सिलेबस पता है, लेकिन मेरे टाइम पे क्या था, वैकेंसीज न्यू थी तो सिलेबस सबको ज़्यादा नहीं पता था। तो एक हमारे लिए एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था। एडवांटेज ये था कि किसी को पता नहीं था कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, यस। और डिसएडवांटेज ये था कि हमारे पास टाइम कम था। तो हमने क्या किया, तीनों ने मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई कि इस टाइम पे ये प्रिपरेशंस करने हैं, और हमने ट्राई ये किया था कि जो इजी सिलेबस है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हो गया या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स है उनके बुक्स हमारे पास ऑलरेडी जो थे, तो हमने सेग्रीगेट किया कि इजी कौन सा है और जो टफ कौन सा है। जो फॉर एग्जांपल का मैथ्स हो गया, इंजीनियरिंग मैथ्स को हमने टच भी नहीं किया फर्स्ट टाइम, क्योंकि टाइम कम था। और इंजीनियरिंग मैथ्स का अगर प्रिपरेशन करने लगते तो उसी में 2 महीने हमें हमारे चले जाते, तो हमने इंजीनियरिंग मैथ्स का प्रिपरेशन किया ही नहीं उस टाइम, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। और प्रिपरेशन ऐसे किए कि जो सिलेबस इजी है उसको पहले निपटाओ, खत्म करो वो सिलेबस, और उसके बाद अगर टाइम रहता है तो जो सिलेबस आपका बचा है उसके पास जाओ। तो हमने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो आता है उसको और अच्छा बनाओ, और जो नहीं आता है उसको प्रिपरेशन मत करो उसका, क्योंकि वो प्रिपरेशन करने जाओगे तो और आपका टाइम खराब हो जाएगा। और इसमें एक और बात है कि अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, 11th 12th या फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो अगर अच्छा है, तभी आप इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो कवर कर पाते हो 3 महीने। अदरवाइज ये सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है 3 महीने में, इसको आपको एटलीस्ट 1 ईयर देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, तभी आप अच्छे से वो सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो यही है कि बेसिक्स अच्छे करो पहले, फिर प्रिपरेशन के लिए जाओ, यही। ओके, सो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? सो इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के लिए एक्चुअली मेरे पास वाले जो मतलब एक मेरे रूममेट ने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है इसका, तो हमें पता था कि इंटरव्यू में मतलब बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं या फिर किस तरफ क्वेश्चन जाता है। तो हम मेरा सबसे लास्ट में नंबर था, ओके। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा ईडब्ल्यूएस में था, तो ईडब्ल्यूएस सबसे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस सबसे लास्ट में रखा। तो मुझे ऑलरेडी पता था कि वो पैनल क्या पूछ रहा है, 3 लोगों का जनरली पैनल होता है, तो पैनल ने जो उनको क्वेश्चन पूछे थे उसी हिसाब से मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन है उसका प्रिपरेशन किया था। उस इंट्रोडक्शन से ही उन्होंने मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको मैं ग्रैंड वाला क्वेश्चन, फिर उस उन्हीं में से उन्होंने एक पूछा कि आप सोलापुर से हो तो प्रोमिनेंट क्रॉप sorghum एक है, तो sorghum प्रोसेसिंग में आप और क्या कर सकते हो, यस। लाइक दैट। वो क्वेश्चंस एक्चुअली मुझे पता थे कि क्या क्वेश्चंस आने वाले थे, तो इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन भी वही उसी हिसाब से की थी कि ये क्वेश्चन मुझे पूछेंगे। तो एक लॉजिक लगाया था कि अगर मैं इंट्रोडक्शन ये दे दूंगा तो मेरे इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन मुझे
आएगा। तो इस तरह से मैंने इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन, पहले खुद का इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें करेक्शन करते गया, फिर एक ट्राई किया कि खुद को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि वहां पे जाके थोड़ा सा मोटिवेशन हमेशा किसी भी बच्चे का डाउन होता है, लेकिन वो मोटिवेशन मुझे डाउन नहीं करना, तो इसलिए वो प्रिपरेशन करते टाइम एक रिपीटेशन हर बार रखा था, और खुद को मतलब रिपीट करते 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 वो प्रिपरेशन अच्छा हो गया था उस टाइम पर। और पैनल का इंटरव्यू का एक्चुअली उस टाइम पे मुझे कोई पैनल नहीं मिला था जो मेरा इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू ले सके। हमने ट्राई किया था इधर उधर, लेकिन उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं था। आप फ्यूचर में आप करें तो अच्छा है, बहुत लोगों का अच्छा मतलब सपोर्ट मिल जाएगा बहुत बच्चों को। और मॉक इंटरव्यू था कोई मिला नहीं था, लेकिन हमने ट्राई किया था कि फिर वो जो हम सब सिलेक्टेड थे 3 लोग, उन्होंने एक दूसरे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके फिर क्वेश्चंस उसी में से निकाल के हमने खुद का ही एक इंटरव्यू पैनल बना के प्रिपरेशंस किया था। ओके, सो रिजल्ट के टाइम पे कैसा माहौल था? लाइक क्या फीलिंग्स थी आपकी या आपकी फैमिली की जब रिजल्ट अनाउंस हुआ? एक्चुअली मैं मतलब जॉब इंटर जो लिस्ट आ गई तब आई थिंक टाइम हुआ था 6:30 शाम के। तो मेरा जो रूममेट था वो चिल्लाते हुए आया था, फील हो गया। तो हम सब मतलब दोनों का जो सिलेक्शन था वो पहले उसका ऑलरेडी हो रखा था, तो हम दोनों का जब सिलेक्शन हो गया तो मतलब तीनों का जब सिलेक्शन हो गया तो एक खुशी का माहौल था, क्योंकि अगर एक भी किसी का नहीं होता ना तो यस। वो दोनों को बुरा लगता, क्योंकि प्रिपरेशन तीनों ने साथ किया था। तो हम तीनों की खुशी थी। उसी के बाद मैंने सीधा घर में फोन किया था, तो घर वाले थोड़ा सा बाहर गए थे, कॉल किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने मेरे भाई को फोन किया, वो भाई घर गया, उसने फिर घर जाके वो बात बताई थी कि उसका सिलेक्शन हो गया। तो तब घर वालों ने फोन करके बताया था कि अच्छा हो गया ये वो। तो वो माहौल ही अलग होता है जब सिलेक्शन होता है। यस। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल रहता है, किस तरह के आपके डे टू डे वर्क आपको करना रहता है? एक्चुअली डिपेंड ऑन पोस्टिंग, आपका पोस्टिंग कहाँ पे होता है। जनरली इसमें 4 जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है। एक हेडक्वार्टर्स में, जो भी अपना दिल्ली का ऑफिस है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद डीएफओ, दैट इज डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस है हमारा। वो 32 डीएफओज है ऑल ओवर इंडिया में। और थर्ड आता है ब्रांच डीएफओ, मतलब डीएफओ के साथ ही वो ब्रांच डीएफओ होता है, लेकिन ब्रांच डीएफओ थोड़ा सा छोटा ऑफिस होता है। और एक होते हैं टेस्टिंग सेंटर्स, मतलब जहाँ पे की जो भी सारी टेस्टिंग्स होती है ना, फॉर ओके। एग्जांपल फूड टेस्टिंग हो गया, या फिर अलग अलग लैब्स है, एमएसएमई की लैब है ऑल ओवर इंडिया में। वो 4 जगह पे पोस्टिंग हो सकती है। तो मेरा है ब्रांच डीएफओ में। तो ब्रांच डीएफओ में मेरा एक्चुअल में काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो देखती हैं, और फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैटर्स हो गया कुछ, मतलब एडमिन रिलेटेड वर्क भी होता है। उसी के साथ आपको स्कीम प्रमोशंस करने हैं, जो एमएसएमई के जो भी मतलब 18-19 स्कीम्स है, सारे स्कीम का प्रमोशन करना है। फॉर और किसी को क्वेरीज आती है, फॉर एग्जांपल किसी को क्लस्टर डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए, तो क्लस्टर डेवलपमेंट में पूरा हेल्प करने का काम हमारा ऑफिस करता है। उसी के साथ आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम हो गया, पीएम विश्वकर्मा के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, या फिर ट्रेड फेयर्स हो गए, जो जो बड़े मतलब उनको एक मार्केट अवेलेबल करने का काम हम करते हैं। मतलब अभी तो स्कीम, जो भी स्कीम है उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, सबसे बड़ा काम डीएफओस करते हैं। और टेस्टिंग सेंटर वाले जो आपका फॉर एग्जांपल चेन्नई में ऑफिस है, वो वाटर टेस्टिंग करते हैं। वाटर टेस्टिंग का जो भी सैंपल होगा, टेस्टिंग करने का काम वो लोग करते हैं। और हेडक्वार्टर्स में जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, अगर कोई नई पॉलिसी बनानी है एमएसएमई के लिए, तो उसमें अलग अलग स्कीम में आपको अलग अलग स्कीम में एक एक मतलब जो भी आपका असिस्टेंट डायरेक्टर उसको भेजा जाता है। वो जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी उनके साथ काम करने का आपको चांस मिल जाता है। ओके, सो जैसा आपने बताया कि 4 जगह पर इसमें पोस्टिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, तो पोस्टिंग मतलब किस बेसिस पर होती है? वो रैंडम होती है या फिर रैंक या फिर मार्क्स बेस पे भी यू कुछ आर होता है? नॉट ऑडिबल। हेलो? 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 हाँ, हेलो? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हेलो? वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो।
जी जी, आ रही है, अब आ रही है। ओके ओके। सो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि 4 जगह पर पोस्टिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसमें जो पोस्टिंग है वो किस बेसिस पर की जाती है, कि वो रैंक बेसिस पे या फिर रैंडम कुछ इसमें पोस्टिंग का वो रहता है? इट्स रैंडम। नो नो, इट्स रैंडम। आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। ओके ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि स्टार्टिंग सैलरी इस पोस्ट पर लगभग कितनी रहती है, अगर आप शुरू करते हैं तो शुरुआत कितने लगभग सैलरी से हो सकती है यहाँ पर? इसमें एक्चुअली दो पोस्टिंग दो होती है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड इनकी सैलरी एक्चुअली ये भी पोस्टिंग पे डिपेंड होता है, एचआरए आपका कम ज़्यादा होता रहता है। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में है तो वहाँ पे 30% एचआरए, और अगर आप छोटी सिटीज़ में 10% तक एचआरए मिलता है। तो उस हिसाब से आपको वो 95 से लेके 1,10,000 तक की सैलरी मिल जाती है, इन हैंड सैलरी। और ग्रेड 2 के लिए आपको 75 को लेकर 95 तक सैलरी मिल जाती है। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि कोई एस्पिरेंट्स है जो कि इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहता है, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी, और आप उन्हें एग्रीकल्चर और जीके प्लेटफॉर्म के बारे में क्या सजेस्ट करोगे? सी, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहे, वो कोई एग्ज़ाम हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और दूसरी चीज़ है आपका बेस। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, पहले अपने बेस अच्छे करो। जो भी आपके बेसिक्स है वो अगर अच्छे होंगे, तभी आपका कोई भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। नहीं तो आप कितना भी पढ़ो, वो पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके बेसिक्स कितने क्लियर है वही चेक करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बेसिक से क्लियर करो, कंसिस्टेंसी रखो, और वही है, बस प्रिपरेशन करते रहो। ओके। और एग्रीकल्चर और जीके के बारे में आपका क्या सजेशन रहेगा आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? क्या आप उन्हें रिकमेंड करेंगे या एक्चुअली फिर? यस। आपका एग्रीकल्चर फील्ड में आपका मतलब जो भी रोल है बहुत अच्छा है। मैंने जो एग्रीकल्चर के बारे में, जो एग्रीकल्चर के बैंकिंग में शायद आपका बहुत अच्छा रोल है। और एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत अच्छा आप कर रहे हो। और अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर बच्चों को हेल्प करते हो तो वो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा एक वे मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रिपरेशन कैसे करना है इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक बहुत सारे लोगों को। क्योंकि मुझे लिंक्डइन पे बहुत सारे इंक्वायरीज आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है, थोड़ा सा एक लिस्ट बता दीजिए। तो एक वही है, अगर आप आपकी तरफ से कुछ नोट्स या फिर एक अच्छा वाला मटेरियल आप दे देते हैं बच्चों को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही बोलूंगा मैं अभी। ओके। सो नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी गलती है जो कि आप स्ट्रिक्टली उसे अवॉइड करना चाहेंगे, या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आप सजेस्ट यही करेंगे कि एटलीस्ट ये गलती वो ना करें? वही बोला था जो मैंने कि अगर आप प्रिपरेशन करते टाइम जो आपको नहीं आता है उसी पे अगर आप ध्यान देके मतलब टाइम कम है और आप उसी चीज पे आप पीछे लग रहे हो तो वो मत करिए। जो आपको अच्छा आता है उसको और अच्छा बनाइए, और स्कोर उसी चीज से आपको स्कोर मिलेगा जिसमें आपको और अच्छा आता है। तो उसको मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एनवायरनमेंट अच्छा आता है तो मैं एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन और अच्छा करने का ट्राई करूंगा, ना कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तरफ जाऊंगा। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप प्रिपरेशन करने करने लगेंगे तो उसको एटलीस्ट आपको 1 साल लगेगा। तो बेटर है प्रिपरेशन करते टाइम आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है उसको और अच्छा बनाइए। और इंटरव्यू के टाइम पे जो गलतियां छोटी छोटी होती है कि अ, कुछ भी आंसर्स देख के आ जाते हैं लोग, मतलब एक बोल सकते हैं कि तुक्का मारना। वो तुक्के मत मारिए, क्योंकि तुक्का अगर आप मारोगे तो इंटरव्यू पैनल को समझ आता है कि उसने तुक्का मारा है। तो उसी पे आपको फिर आगे जाके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेटर है जो चीज़ नहीं आती है उसको ना बोलिए, और जो आता है उसको बोल दीजिए, तो कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए। यही दो क्वेश्चन जो गलतियां हैं जो हर बार करते हैं तो वो गलतियां मत करिए, यही बोलूंगा। ओके।
सो बहुत बहुत थैंक यू स्वप्निल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जी, सेशन जो है वो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए गाइडेंस की तरह भी काम करेगा। ओके, और हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू आपको फॉर कॉल बहुत इनवाइटिंग बहुत मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, धन्यवाद। जी।